पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक खुली कचहरी लगी और ग़ालिबन ये पहली खुली कचहरी थी जो पाकिस्तान भर में तमाम टीवी चैनल्स पे देखी गई बराह रास्त। जनाब, मेरी मुराद है सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ पिटिशन जो आई थी, उन पिटिशन्स की समाअत थी और ये नए चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के दौर में हम जो कुछ देखेंगे उसकी शायद एक झलक थी। उन्होंने मुनासिब समझा कि सुप्रीम कोर्ट की खुली समाअत की जाए और पीटीवी के ज़रिए पाकिस्तान भर में इसकी कार्रवाई को नशर किया गया। अब जब से काजी फैज़ ईसा साहब ने हल्फ उठाया इतवार के रोज़, पाकिस्तान में कानून के राज का, इंसाफ के निज़ाम का एक नया दौर शुरू होने की नवीद सुनाई गई है। डेस्कटॉप वॉरियर्स, जिसको यूट्यूबर्स भी कहते हैं, बहुत सारे उनके हामी हैं, वो भी मदासराई में अक्सर लोगों को पीछे छोड़ गए हैं। जैसे पाकिस्तान को एक नया मसीहा मिल गया है। अब इंसाफ का बोलबाला होगा। अटक, पेशावर से लेकर लाहौर, कराची तक जेलों में महबूस कोई 8 से 10 हज़ार सियासी कैदी, उनको भी शायद इंसाफ मिलेगा और बिला खौफ ज़मानतें कम से कम ज़रूर होंगी अगर फौरी रिहाई ना हुई तो ये वो एक बयानिया है जो हम इतवार के रोज़ से काजी फैज़ ईसा साहब के हल्फ बर्दारी के बाद सुन रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, वो इन सबसे जो डेस्कटॉप वॉरियर्स या डिजिटल वॉरियर्स हैं, उनसे ज़रा से और आगे चले गए। उन्होंने ये कहा कि अदल के ऐवानों में अदल का डंका बजेगा, पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेकनामी में इजाफ़ा होगा। यानी वो अदलिया जिसने 50 रुपये के बॉन्ड पे इनके भाईजान की इलाज की गर्ज से जो ज़मानत दी थी, उसको याद ही नहीं रहा। वो इनकी ज़मानत पे बेसिकली वो डिफ़ॉल्ट कर गए, जो 50 रुपये का बॉन्ड था। और उस अदलिया ने इनसे ना पूछा कि जनाब आपका वो बॉन्ड कहाँ गया, आप तो काबिल गिरफ़्त हो चुके हैं। लेकिन वो अदलिया और तमाम इसमें जजेस शामिल हैं, बशमूल काजी फैज़ ईसा के, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाटर टाइट केस था जो कि फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तैयार किया था, जिस दिन इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये जनाब वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच गए। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब एक सूरत हाल पैदा हुई और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को एक नया मसीहा मिल गया हो काजी फैज़ ईसा की सूरत में। उनकी बतौर चीफ़ जस्टिस आमद पाकिस्तान में और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद के इम्कानात किस हद तक रोशन हो गए और क्या काजी फैज़ ईसा अदलिया का वक़ार बुलंद करने में कामयाब होंगे। इस हवाले से हमने लाहौर के मारूफ़ सहाफ़ी, आपने अक्सर टीवी प्रोग्रामों में देखा होगा, सलमान आबिद साहब से हैं। तो सलमान आबिद साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि अब अदलिया के वक़ार की बहाली किस हद तक मुमकिन होगी काजी फैज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद। देखिए इम्तियाज़ साहब, बात यह है कि दुनिया के मुल्कों में इस तरह की अपॉइंटमेंट्स और इस तरह के जो होते हैं अमल, उनको एक मामूली कार्रवाई के तौर पे देखा जाता है। पाकिस्तान में ये एक एक्स्ट्रा गैर मामूली कार्रवाई के तौर पे देखा जा रहा है और लग ये रहा है कि बहुत से लोगों के ख्याल में कोई इनकलाब पाकिस्तान में दस्तक दे गया है और दस्तक दे रहा है और आने वाले दिनों में अदलिया के जरिए कोई इनकलाब आने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अदालती अमूर के मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के काफी पेचीदा हैं और उसमें नजरिया जरूरत का कानून जो है वो हमेशा से बालादस्त रहा है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद से लेकर अब तक एक जुडिशियल एक्टिविज्म भी किसी ना किसी शक्ल में गालिब रहा है। अब उसकी एक शक्ल जो है वो ना सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म में नजर आती है, बल्कि हमारे जो मीडिया में काम करने वाले कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका भी माशाल्लाह एक शानदार किस्म का एक्टिविज्म देखने को मिलता है। और आज हमने देखा है कि जिस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है, वो अदालती रिपोर्टिंग कम है या कोर्ट रिपोर्टिंग कम है
या जुडिशियल रिपोर्टिंग कम है, बल्कि ज्यादा लगता है कि किसी शख्सियत की रिपोर्टिंग ज्यादा की जा रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में ही उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जजेस की तकरीरी के मामलात हैं, कुछ केसेस हैं जिनके ऊपर वो करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो हम ये सोच रहे हैं ना कि कोई एक फर्द आएगा और वो आके सिस्टम से टकरा जाएगा और सिस्टम से टकरा कर जो है वो सारे सिस्टम को पाश पाश कर देगा और इसके अंदर से कोई इंकलाब की नवीद लेकर आएगा। मेरा ख्याल है ये बहुत जल्द लोगों को पता चलेगा। जब कोई किसी बड़े ओहदे के ऊपर आता है ना जी, तो उसे पता चलता है कि इस ओहदे की रुकावटें क्या क्या है। आपको याद है इमरान खान भी बड़े बाहर निकल के जज्बाती नारे लगाते थे, जी मैं यही नवाज शरीफ साहब भी लगाते थे। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये इनकलाब से ज्यादा के कांटों की सेज है और इसमें कई तरह के चैलेंजेस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा होप क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा मेरा मसला ये है इम्तियाज साहब कि ये जो हमारे यहाँ नए जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके पास कोई मुद्दत ज्यादा नहीं होती। कोई 1 बरस के लिए आता है, कोई 12 माह के लिए आता है, कोई 6 माह के लिए आता है। और जस्टिस ख्वाजा साहब जो है वो तो 29 दिन के लिए आए थे। तो इस तरह की जो छोटे टेन्योर होते हैं उनके अंदर भी कोई बहुत बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मुझे जरा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारी खुशफहमी होती है। अमूमी तौर पे जब इतनी छोटी मुद्दत होती है तो लोग अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर ही ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों आपको याद दिलाते चलें कि काजी फैज़ ईसा साहब पर नवाज़ और शहबाज शरीफ घराने की हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से सवालिया निशान थे और आज भी हैं। उन्हें शरीफ घराने के करीब समझा जाता है। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि इस घराने से मुताल्लिक केसों में अब काजी फैज़ ईसा साहब मुकम्मल इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि उनके अपने घराने की लंदन में जो जायदादों का मामला सामने आया था और जिसकी मनी ट्रेल उन्होंने फराहम नहीं की, और इस हवाले से फिर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने ये कहा कि आला अदलिया के जज मनी ट्रेल यानी हिसाब किताब देने से उन घरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए पैसे कहाँ से आए जो लंदन में ख़रीदे गए, आपको ये नहीं पूछना, हम तमाम जज इससे मुस्तस्ना हैं। तो इस हवाले से मैंने सलमान आबिद साहब से ये भी पूछा कि मौजूदा हालात में अगर तो काजी फैज़ ईसा साहब कंप्रोमाइज़ नहीं हैं, यानी उन पे जो सवालिया निशान उठे थे और वाकई अल्लाह करे को बिल्कुल उनका दागदार ना हो करियर, तो क्या इस सूरत में वो फिर मुकम्मल तौर पे इंसाफ कर सकेंगे अपने ओहदे के साथ? आपको याद है हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपनी औलादों की आमदन के जिम्मेदार नहीं हैं। इसी तरीके से फैज़ ईसा साहब ने भी कहा कि अपने बच्चों की आमदनी के वो जिम्मेदार नहीं है। हालांकि वो जिम्मेदारी तो बनती है, अगर वो बालिग नहीं है तो आपने उनको बताना है, जस्टिफाई करना है। तो ये चीजें तो उनका पीछा करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, मुझे लगता है वो उनके अपने अंदर एक जुडिशियल एक्टिविज्म है और वो जुडिशियल एक्टिविज्म उनको तंग करेगा। आपने देखा कि जड़ावाला के वाकये में वो अपनी अहलिया के साथ चले गए थे और वो जाके वहां पे पुलिस को उन्होंने सरजनिश की, तो बहुत से लोगों ने कहा कि लगता है कि साकिब निसार पार्ट 2 जो है वो एक उसकी रिफ्लेक्शन है। अभी उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा भी नहीं उठाया था। फिर ये जो हमारे रिपोर्टर्स हैं माशाल्लाह जो आजकल बहुत एक्टिविस्ट बने हुए हैं, ये भी चाहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर उनको लाया जाए। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को इस जुडिशियल एक्टिविज्म से कितना दूर रखते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या वो रुकावट बनते हैं या वो वाकई रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ताकत की हिरार्की है उसको वो बहुत ज्यादा तेजी से रूल आउट नहीं कर सकेंगे, ये मैं आपको बताऊं। तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो ताकत की हिरार्की को रूल आउट कर देंगे। एस्टैब्लिशमेंट भी है, खुद इनके अपने इंटरनल हिरार्की है। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करें। उम्मीद है अगर वो आगे चलते हैं कुछ अच्छी चीजें करते हैं तो आप और मैं उन लोगों में से होंगे जो उनको अप्रिशिएट करेंगे, वरना सवालात तो उठाए जा सकते हैं ना जी। सलमान आबिद साहब का कहना है कि हो सकता है कुछ अच्छे काम भी कर जाएं काजी फैज़ ईसा साहब और उनके हम ख्याल जज, और बड़ी अच्छी बात है अगर इज्तिमाई फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत के हक़ में कोई फ़ैसले कर लें काजी फैज़ ईसा साहब और उनके दोस्त, हम सब उनको खुशामदीद कहेंगे, हम सब बढ़ चढ़ के उनकी मदासराई करेंगे, तारीफ़ करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे उसको। अब आजकल जो हमने सूरत हाल देखी कि कई लोग सहाफ़ी, सियासतदान जो कि इस वक्त काजी फैज़ ईसा
साहब के लिए सपासनामे पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। अक्सर लोग हम ख्याल हैं, एक ही नज़रिए के हामी मालूम होते हैं। नज़रिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मालूम नहीं कि नज़रिए लफ्ज़ पे कोई यकीन भी रखता है नहीं, क्योंकि कहीं पे पैसे का नज़रिया होता है, कहीं पे मफादात का, ग्रोही मफादात का नज़रिया होता है। तो उस मफादात के नज़रिए में फिर लोग अक़दार, अखलाकियात, उसूल सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब यही है कि ये वाकई नज़रिए के हामिल हैं या अंजुमन सताइश बामी है। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब और कई दूसरे सियासतदान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरमीम के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान वापस आ सकेंगे और ये बड़े सियासतदान उन तमाम केसों से बच सकेंगे जो कि नैब तरमीम के ख़ात्मे के बाद अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं? हमारी जो सियासी क़यादतें हैं वो अपनी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और अपनी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाकर जो है ना आगे ऑपरेट करती हैं। और शरीफ खानदान तो इसके काम में और इस शोबे में बड़ा माहिर है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जस्टिस फाइज ईसा के आने के बाद सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेगा और मुस्लिम लीग नून के कोई चीफ जस्टिस आ गए हैं। पहली बात तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर ये ज्यादा जिसे कहते हैं जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इसके अंदर से किस तरह से डिस्टेंस में रखते हैं और इस तासुर की नफी करते हैं कि वो किसी एक खास जमात के या किसी एक खास लीडर के की हमायत में कोई यहाँ पे कोई जो है ना कोई एजेंडा रखते हैं। एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री है। नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान से बाहर गए या पाकिस्तान के अंदर आए उनकी डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है। और ये जो नवाज शरीफ साहब अभी गए थे बाहर इलाज के लिए भी, ये भी वाया जनरल बाजवा एस्टैब्लिशमेंट के तहत थ्रू जुडिशरी गए थे। तो इसलिए कोई समझता है कि जुडिशरी आइसोलेशन में उनको ले आएगी, मैं नहीं इसके इत्तेफाक करता। उनके मामला तय होने एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एस्टैब्लिशमेंट में अगर उनके मामला तय हो जाए तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो ज्यादा कंफर्ट है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा भी शहबाज शरीफ ही है, क्योंकि वो तो अपने आप को यहाँ निजी मजालिस में लोगों को कहते हैं कि जनाब मैं मुस्तकबिल का वजीर आजम हूं। तो अभी मैं कोई बहुत क्लियर नहीं हूं नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में, और अगर नवाज शरीफ की वापसी होगी तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील के नतीजे में होगी, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों, सलमान आबिद साहब का ये कहना है कि फ़ौज के साथ डील के बगैर नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना मुश्किल है। इसका मतलब आसार नवाज शरीफ के लिए अच्छे हैं, मालूम नहीं बुरे हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि हालात फ़िलहाल अच्छे हैं, डील के इम्कानात रोशन हैं। और उसकी बड़ी एक गहरी वजह है, वो ये कि पाक फ़ौज यानी इस्टैब्लिशमेंट के इस वक्त अमरीकी इस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और यूक्रेन में जहाँ तक ताउन है, जो कि एक इंटरसेप्ट मैगज़ीन ने जिस तरह ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान से असलहा फ़राहम किया गया यूक्रेन को, फिर अफ़गानिस्तान और IMF जैसे मामले, तमाम मामलात जुड़े हुए हैं। और इन तमाम मामलात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन का सिलसिला भी जारी है। और अमरीकी इस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ जो बाइडन इंतज़ामिया तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से बड़े नाराज़ थे। उनके अमेरिका मुखालिफ, कौम परस्ताना और किसी हद तक चीन नवाज़ बयानिए की वजह से उनका जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था। तो उस हवाले से एक दिलचस्प बात गुज़िश्ता दिनों एक टीवी चैनल पे सामने आई, मेरा ख़्याल समा टीवी पे था, जिसमें PTI के साबिक़ रुकन असम्बली महमूद मौलवी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने ये किस्सा क्या सुनाया है वो आप यहाँ पे सुन लीजिए। ये था कराची में, चूँकि महमूद मौलवी कराची के रहने वाले हैं, तो इनके घर अमेरिका के कौंसल जनरल आए और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की। और ये पहले आप सुन लीजिए ऑडियो में उन्होंने महमूद मौलवी साहब ने क्या कहा। खान साहब को बड़े इजीली जो है पोजीशन में जाके बैठना चाहिए था। देखिए MQM ने पुल आउट किया। बंदे तोड़ने में किसका रोल था? अमरीकियों का रोल था या किसी और का रोल था? भाई देखिए, मैं कहूँगा कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अमरीकियों का रोल था या किसी और का, मगर किसी न किसी का तो रोल था। और देखिए कुछ चीजें जो है वो उस वक्त कुछ तो रोशनी डालें, आप तो इनसाइडर थे, आपको सारी बात से आगाह हैं। किसका रोल था उस वक्त ये बंदे तोड़ने में जो यहाँ पे सिंध हाउस में? मैं कहूँगा कि देखिए दोनों इकट्ठे हुए थे। देखिए मैं कहूँगा कुछ हद तक दोनों मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ हद तक था
और अमेरिकन का भी। उसकी वजह वो देख उस वक्त मुल्क जो है अमेरिकियों का भी था एस्टेब्लिशमेंट का, ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, उसकी मैं वजह बताऊं। देखिए, मुल्क को बचाना जब होता है ना, तो किसी ना किसी का रोल तो होगा। देखिए, वो डैमेज हो रहे थे। देखिए, आप ये देखें, इमरान खान साहब पब्लिक को नहीं, अमेरिकियों ने, वो मुझे मेरी बात हुई थी अमेरिकियों से, उन्होंने कहा, कहने लगे देखे जी ये खामा में हमको रब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, कहने लगा अगर वो जो ये वहां से शुरू है एब्सोल्युटली नॉट पे, कहने लगा ये माइलेज लेना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट का। कहने लगा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अगर नहीं करना है आप ना करें, बट इफ यू ट्राई टू रब इट टू द then it's not acceptable to us। उस दौर के काउंसलर जनरल ने मेरे घर पे बैठ के कहा, कहने लगा this is not on, कि if your prime minister is a liar and he is trying to rub this on us। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। उसने कहा कि इमरान को छुट्टी करो, उन्होंने कहा इमरान को फारिग करो। उन्होंने ये कहा, कहने लगा नहीं, इमरान जो है अब ज्यादा देर इस हिसाब से चलेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि he is damaging us and even damaging your country। जनाब महमूद मौलवी साहब ने भी ये इस ऑडियो में आपने सुना कमोबेश वही बात की जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। कई जो डोनाल्ड लू यानी जो अमरीकी अहलकार था जिसकी हमारे सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद साहब से मुलाकात हुई थी और जिसकी बुनियाद पे असद मजीद साहब ने वो मकतूब भेजा जिसको साइफ़र कहा जाता है, और साइफ़र के इर्द गिर्द रह के फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी बनी, तनाज़ा बना। शुरू में तो जितने भी पीडीएम के लोग थे, चाहे बिलावल थे, चाहे आसिफ जरदारी थे, चाहे मरियम नवाज़ थे, उन सब ने कहा कि ये झूठा है, ये साइफ़र मौजूद ही नहीं है, बल्कि वज़ीर ख़ारजा ने इमरान ख़ान यानी वज़ीर आज़म के कहने पे ये लिखा और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जो महमूद मौलवी साहब ने बात की है उसका इशारा एक ही है, और वो ये था कि चाहे वो नवाज़ शरीफ थे, चाहे आसिफ अली जरदारी थे, शहबाज शरीफ थे, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान थे, अमरीकी इस्टब्लिशमेंट यानी वाशिंगटन, या फिर पाकिस्तान की इस्टब्लिशमेंट, इन सब को इमरान ख़ान पसंद नहीं था। और ये तमाम लोग इस हवाले से एक ही पेज पे थे, एक बात पे मुत्तफ़िक़ थे कि इमरान ख़ान हमारे मफादात के लिए या पाकिस्तान, इनके बकौल पाकिस्तान के और अमेरिका के मफाद के लिए ठीक नहीं है। मतलब कि नवाज़ शरीफ साहब की राह में अमलन इस वक्त कोई रुकावट नहीं है। यानी चीफ़ जस्टिस से लेके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वाशिंगटन और तमाम साबका वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, सभी एक पेज पे हैं, एक ही उनकी सोच है कि इनको वापस नहीं आने देना इक़्तिदार में। अब इस हवाले से सलमान आबिद साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वैसे तो बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे अमेरिका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान कोई ब्रिज बन रहा है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं है इम्तियाज साहब, जितना आसान लोगों ने समझ लिया है। क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कोई पॉपुलर लीडरशिप नहीं कबूल करेगी। अगर उसे इमरान खान कबूल नहीं है तो वो नवाज शरीफ को भी इतनी आसानी से कबूल नहीं करेगी। और अगर इमरान खान इंतखाबी अमल से बाहर रहते हैं, उनको निकाला जाता है, तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, मैं उस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता। उनके लिए तो बेहतर है कि एक कमजोर वजीर आजम आए, एक ऐसा वजीर आजम जो कहता है कि 30 साल रफाकत पे मुझे फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात के साथ। तो मुझे लगता है, और अमेरिका भी जो है ना, वो भी कोई पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप का कोई बहुत बड़ा हामी नहीं है। वो भी एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट चाहेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर इस तरह की गॉसिपिंग मौजूद है, जैसे सारे मामला तय हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, और जो कुछ हम समझ रहे हैं, जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है, शायद वो हकीकत नहीं है। आने वाले दिनों में आपको उसकी डायनामिक्स बदलेंगी। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है ना जी, यानी इमरान खान को अगर आप समझते हैं कि अंदर रख के नवाज शरीफ को बाहर लाया जा सकता है, ये मैं थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता। अगर नवाज शरीफ बाहर आएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, तो फिर आपको यकीनन इमरान खान को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये वही कहानी है, जैसे आपको याद होगा कि जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आ गई थी, तो नवाज शरीफ साहब को भी वापस पाकिस्तान सऊदी अरब से लाना पड़ा था। तो इसलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो बनेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी खेल जो है वो वन साइडेड है, और लोग जो वन साइडेड बना के बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें अभी बहुत से इम्प्लीकेशंस हैं और बहुत से उसमें ऑप्शंस हैं जो अंडर डिस्कशन है। सलमान आबिद साहब की बातें आपने सुनी, वो अभी तक बड़े मुसिर हैं कि नवाज शरीफ साहब और इस्टब्लिशमेंट की
डील के बग़ैर ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। और उनका ये कहना है कि बहुत सारे मामलात अभी तय होने हैं, क्योंकि काज़ी फैज़ ईसा के पास न तो कोई गैर मामूली इख्तियारात हैं, न ही उनके पास कोई जादुई छड़ी है, न ही उनका करियर कुछ ऐसा है जिस पे कोई सवाल उठाना नामुमकिन हो। और वैसे भी कोई भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के मौजूदा जो पेचीदा सियासी निज़ाम है उससे हट के मुकम्मल तौर पे आज़ादाना तौर पे शायद कोई फ़ैसला करने की जुर्रत नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अगर चलाना है तो फिर मिलजुल के चलाना है, लेकिन बहरहाल जिस जुर्रत रिंदाना की तवक्को चीफ़ जस्टिस से लोग करते हैं आम तौर पे दूसरे मुल्कों में, वो शायद यहाँ पे मुमकिन नहीं है। और एक ऐसे निज़ाम में जहाँ पे राजा रियाज जैसे लोग एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पार्टी में जाते हैं और वहाँ जाके असल में वो पिछली पार्टी के लिए हिटमैन बन जाते हैं। यानी ऐसा किरदार वो अदा करते हैं कि अपनी छोड़ी हुई पार्टी और उसकी पहले छोड़ी हुई पार्टी उन सब के लिए नुकसानदेह बनते हैं। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें किसी पे एतबार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग अपना इख्तियार किसी के हवाले कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं और पुतलियों की तरह, कठपुतलियों की तरह नाचते हैं किसी और के इशारों पे, जिस वजह से कोई पुरुमीद अंदाज में ये उम्मीद रखना कि काजी फैज़ ईसा के आने से पाकिस्तान में इंसाफ का, कानून का एक नया दौर शुरू होगा, थोड़ा सा शायद कबल अज़ वक्त है। अब देखिए आगे क्या होता है। शुक्रिया।